हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1990 में एक जगह जहां पूरा बंजर था, धूल था, मिट्टी था, गर्मी था, पानी की कमी थी, चारों तरफ रेगिस्तान था। वो एक समय में ऐसा जगह बन गया, इस समय में जो है, जो हर जगह को पीछे छोड़ दिया है। जहां पानी की इतनी किल्लत थी, वहां आज 128 बिलियन एम्पीरियल गैलन पानी आराम से प्रोवाइड हो जाता है पर ईयर। बड़े बड़े फाउंटेन और कैनल बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां रेत थी वहां वर्ल्ड क्लास रोड है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल्स, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, सबसे ऊंची लिफ्ट है। कहा जाता है कि रेत पे जो है नॉर्मल बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ रेत के ऊपर जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को बना दिया गया है। पुलिस यहाँ पे जो है लैम्बोर्गिनी और फरारी से घूमती है, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कारों से घूमती है। आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दुबई। दुबई की, जिसको हम लोग अमीरों के शहर के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका जो है जितना भी है वो ऑयल के चलते होगा, तेल वहाँ पे ज़्यादा निकलता है तो तेल के चलते होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसा नहीं है। उनकी जीडीपी का मात्र 1% जो है वो तेल से आता है। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे? क्योंकि हर देश के पास बहुत अच्छा अच्छा जीडीपी है, लेकिन इनके पास इतना कम था, लेकिन इन लोगों ने इतना डेवलप कैसे कर लिया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिस्कस करने से पहले दुबई है किस जगह पे, चली इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडिया से वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आप जाएंगे, आपको मिलेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्चुअली 7 अलग अलग किंगडम जो है, किंगडम के राजा वो मिल के डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम होगा यूएई, जिसका नाम यूएई होगा। ये है वो 7 किंगडम। इसमें कई बार सिटीज और किंगडम में के बीच कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि किंगडम और सिटीज का नाम जो है सेम है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए ना, जैसे जो है जो दुबई किंगडम है उसको एमिरेट्स ऑफ दुबई कहते हैं। और इस तरह ही जो दुबई एमिरेट्स ऑफ दुबई के अंदर में एक सिटी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ दुबई। तो ये दोनों के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम ऐसा ही होता है एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। तो सिटी को, उसमें एक सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं अबू धाबी, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है होते हैं, वैसे ही यूएई के भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं और बनाए भी जाते हैं। ये डिसाइड एक अलग तरीके से होता है कि ये एक अलग तरीके से होता है। ये जो 7 किंगडम है, इन्होंने मिलकर एक डिसाइड किया है कि जो है अबू धाबी के जो राजा होंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट होंगे, और जो दुबई के राजा होंगे वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो पावर है वो दुबई और अबू धाबी के बीच कॉन्सेंट्रेटेड होती है। यही रीजन है कि आप एक तरफ देखते हैं कि रेगिस्तान है, और आप एक तरफ देखते हैं कि पूरी डेवलप एक स्मार्ट सिटी है। देखिए, दुबई आज जो भी है उसके पीछे रीजन क्या रहे हैं उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ईयर 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है उस पार्टिकुलर टाइम में कुछ नहीं था। अलग अलग किंग यानी शेख जो है अपने अपने एरिया में रूल करते थे, और उस एरिया के को जो है हम लोग शेख किंगडम के नाम से जानते थे। आज जो अभी दुबई है वो एक मछुआरों का गांव था, और जो है वो अबू धाबी के सल्तनत में आता था। 1833 की बात है कि शेख मोहम्मद बिन ऐसी अबू धाबी को जो है अलग करके एक अलग किंगडम बनाए, और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। एंड अभी भी जो भी दुबई का रूलर होगा वो उसी खानदान का होता है। और अब इसके कुछ टाइम बाद 1853 में जो है ब्रिटिश जो पूरे वर्ल्ड पे राज करते थे, वो जो है लंदन और मुंबई जाने के लिए जो है दुबई का जो समुद्री मार्ग था उसका उपयोग करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि उन समुद्री मार्ग पे जो है वहां पे बड़ी लूट होती थी उन लोगों के साथ। तो इसके लिए उन्होंने जो है जो एरिया अबू धाबी और दुबई वाले के बीच में आता था उससे जो है एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसका नाम था ट्रूस एग्रीमेंट। और उसमें जो है उन्होंने एक बात की कि जो है अगर वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जो है अंग्रेजों को सिक्योरिटी की बात की गई थी, तो कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समुद्री मार्ग के द्वारा। उसके बाद से उसका नाम सेकडम से बदलकर जो है ट्रूसियल स्टेट रख दिया गया, ट्रूसियल स्टेट हो गया। और दुबई भी जो है ट्रूसियल स्टेट में गिना जाने लगा। दुबई को अब हम लोग ट्रूसियल स्टेट के नाम से जानने लगे 1833 के एग्रीमेंट के बाद। तो आगे चलकर रसिया और फ्रांस का इस जगह पे इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिससे तो इन ट्रूसियल स्टेट को ब्रिटिशर्स जो थे उनको जो है सिक्योरिटी दी गई। ब्रिटिशर्स जो है इनको सिक्योरिटी देते थे, और इन स्टेट का पूरा फॉरेन अफेयर ब्रिटिशर्स ही
देखने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि जो है ब्रिटिशर्स के लिए ये ट्रूसेल स्टेट बस एक क्रॉसिंग पॉइंट और ऊपर से हर तरफ रेगिस्तान था, इसलिए वो उस इस चीज़ को जो है केवल ट्रूसेल पॉइंट समझते थे और यहाँ कोई ज़्यादा फायदा उनको दिख नहीं। राशिद बिन सईद अल मुकम्मल, इस टाइम पे जो दुबई का एरिया था वो फिशिंग से बढ़कर जो है पर्ल बिजनेस की ओर फेमस हो गया था, मोती का बिजनेस की ओर फेमस हो गया था। लेकिन दुबई अभी तक गांव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत तब चेंज हुई जब 1958 में जो है जब शेख राशिद बिन सैयद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से चमकता शहर बना दिया। 1959 में यूरोप गए, उन्होंने यूरोप का एक दौरा किया, तो उन्होंने उनका जो यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा लगा उनको। यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत उसको प्रभावित किया। और इन्होंने वहाँ से उन्होंने आते ही डिसाइड किया एक चीज़ कि वो दुबई को ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बना देंगे, पूरी दुनिया का वर्ल्ड में सबसे फेमस कर देंगे। तो दुबई पर्सियन गल्फ में है, जो ईरान, इराक, सऊदी और कतार के बीच में है। पर्सियन गल्फ उसको बोलते हैं जो ईरान, इराक, सऊदी और कतर के बीच में है। तो साथ में ये रूटें हैं वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जो है, दुबई की जो रूटें एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जो है एक साथ जोड़ती थी। और दुबई की जो स्टैटिक लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। और ऐसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शेख राशिद ने, जो इनके पास एक खाड़ी था जिसमें जो है बड़ी बड़ी नाव नहीं आ पाती थी और छोटी छोटी नाव आराम से आ जाती थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि शेख राशिद ने और उसको गहरा करवाया और छोटे नाव जो आते थे उसको और इतना अच्छा गढ़ा करवाया कि बड़े नाव भी आराम से आ जा सकते थे। अब इसलिए जो भी पैसा था उसको उसी में लगा दिया और ये बहुत बड़ी रिस्क था, लेकिन उसको ये बहुत ज़्यादा रिस्क की बात थी कि जो है, हाँ, ये रिस्क लिए। लेकिन ये जो शेख राशिद जी हैं ये रिस्क लिए और इन्होंने क्या किया कि रिस्क लेके जो है, जब इन्होंने रिस्क लिया तो इनको बहुत सुनना पड़ा था, बहुत लोगों से सुनना पड़ा था और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा था ये चीज़। देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट था जिसकी वजह से बड़े बड़े शिप आने लगे और जिससे दुबई के पास का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा हो गया। शेख राशिद यहाँ भी रुके नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, पर बहुत पैसा लगवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आपका एयरपोर्ट, ये सब पे बहुत ज़्यादा पैसा लगवाया और इसे डेवलप किया। तो जो पैसा आ रहा था वो सब इन चीज़ों पे वो लगवा दे रहे थे, जिसको लेकर दूर दूर तक मजाक भी उड़ रहा था उनका कि इस पूरे प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया गया था अभी तक, और कर रहे थे वो। इनकी मजाक बहुत उड़ रहा था और पैसे की दिक्कत भी अब थोड़ी सी होने लगी थी धीरे धीरे। तो अब आया ईयर जो है 1966, जब दुबई में जो है तेल निकला, ऑयल निकला, तो लेकिन काफ़ी कम मात्रा में निकला एज कम्पेयर टू जो इनकी नेबरिंग कंट्री थी, जो कि उनसे बहुत कम निकला, उनके कंपेरेटिवली बहुत कम निकला। तो लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ऑयल मिल गया है लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कोई भी ऑयल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, कुछ दिनों तक चलने वाला है। तो उन्होंने उस टाइम पे एक लाइन बोली थी जो कि आज तक फेमस है, मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे, मेरे पिताजी ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर से जो है ऊँट की सवारी करेंगे, उनका ये मानना था। तो शेख राशिद ने ये बात बोली थी, तो इसलिए ये जो दुबई है एक ऐसा सिटी बनने चला था जिसकी डिपेंडेंसी जो है ऑयल पे ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तब उसके पैरेलली भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही थी। जैसे दुबई को ब्रिटिशर्स से जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ब्रिटिशर्स इसलिए चले गए क्योंकि इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने में जो काफ़ी बहुत ज़्यादा उन लोगों को खर्चा करना पड़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स थे वो 1966 में यहाँ से चले गए और दिसंबर 1971 में जितनी भी किंगडम थे वे सब एक हो गए। सब जो है जितने भी किंगडम थे वो सब एक हो गए। रास अल कीमा है ये जो किंगडम है, ये एक साल बाद जो है 1975 में, और टोटल मिलकर सात किंगडम मिलकर एक कंट्री बना दिए। लेकिन रिप्रेजेंट करता था, दुबई जो है यूएई को रिप्रेजेंट करता था। तो देखिए जब भी शिप्स एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो फुल फिलिंग के लिए जो है और ओवरलोडिंग के लिए
जो है वो पोर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, पोर्ट्स जहाँ की शिप रुकती हैं वहाँ उसकी जरूरत पड़ती थी। और दुबई एक कि जो है उस पार्टिकुलर एरिया से बहुत सारी शिप आती जाती थी और बहुत सारा शिप का जो है आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने शेख राशिद ने तो शिप का जो पोर्ट था उसको तो बड़ा बनवा दिया था, तो बहुत सारी शिप को आना जाना लगा हुआ रहता था। तो शेख राशिद ने उस चीज का इंपॉर्टेंस को समझकर उस पार्टिकुलर टाइम पर जो है और एक पोर्ट बनवाने का निर्णय लिया और बनवाया। इस पोर्ट की वजह से जो है वहां शिप्स जो है वो रुकने लगे, और जब कोई शिप्स रुकता है तब उससे आसपास बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है। आप इसको ऐसे समझिए, कमर्शियल एक्टिविटी को आप ऐसे समझिए कि आप इनको देखिए ऐसे समझिए कि एक विलेज है और वहां से जो है एक हाईवे निकलती है, निकल कर जाए और एक गांव वाले जो हाईवे जहां से निकल के जाए उस गांव में, जिस गांव में हो उस गांव में एक हाईवे निकल के जाए और वहां से जो है वहां पर फूड से लेकर पेट्रोल पंप सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाए, तो उस विलेज का कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेम यही चीजें पोर्ट्स के साथ हुई, सेम यही चीजें जो है कमर्शियल एक्टिविटी पोर्ट्स के साथ हुई। पोर्ट्स राशिद जो था 1972 में जो है बन गया था, और इसकी सक्सेस को देखते हुए जो है फिर एक पोर्ट बनवाया जिसका नाम था पोर्ट जावेल अली। वैसे तो उस पार्टिकुलर टाइम पे जो है बनवाया गया था, लेकिन आज के देश में जो है आज भी जो है वो मिडिल ईस्ट का जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो जावेल अली पोर्ट है। अब ये सारी चीजें दुबई में बन रही थी, इसकी साथ ही शिप्स के रिपेयरिंग के लिए दुबई में ड्राई डॉक्स बनवाया गया, जहाँ की शिप्स जो है रिपेयरिंग, जहाँ मान लीजिए शिप्स खराब हो तो रिपेयरिंग हो सके वहां पे। जब ये सारी चीजें बनने लगी तब यहाँ से एमिरेट्स ऑफ दुबई चमकने लगा। जब बाकी देश जो है जो तेल के पैसे आ रहे थे उससे बड़े बड़े महल बनवा रहे थे, उस समय जो है शेख राशिद की सोच एकदम अलग थी, और इसके टाइम बाद ही एक ऐसी चीज की गई जो कि बहुत अविकल्पनीय थी, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वैसी चीज की गई। ऐसे टाइम पे जो ये जो न्यूज था कि ऐसे समय पे जो है सारे पोर्ट रेडी थे, शिप्स खुद और खुद आ रहे थे, और हर देश, कोई भी देश क्या करता कि जितने ज्यादा शिप आ रहे थे तो क्या करता वो कि टैक्स को जो है बढ़ा देता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ाने की वजह जो है शेख राशिद ने अनाउंस कर दिया कि जो है हमारा जो दुबई है पोर्ट जावेल अली पोर्ट वो जो है टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब कमर्शियल फ्री जोन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया में जो भी शिप गुजरेगी उसको जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे जो है इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ कर दिया गया। शेख राशिद का ये जो है गेम चेंजर मूवमेंट था, क्योंकि इतना कुछ करने के चलते जो है जो रूट था वो क्योंकि फ्री था तो सबका फेवरेट हो गया था, सबका फेवरेट रूट बन गया था हर किसी का। तो और ये दुबई का जो जीडीपी था उसका लगभग जो है 24% हिस्सा वहीं से आने लगा था, और दुबई बड़ी सिटी बनने की तरफ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। दुबई बड़े सिटी की ओर बढ़ने के लिए अग्रेसित हो रही थी, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो हमारे शेख राशिद को जाता है, क्योंकि उनके बोल्ड डिसीजन के चलते ही ये जो दुबई है ये स्मार्ट सिटी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही थी। तो उनकी सोच उस टाइम पे जो थी, आज भी ऐसे जो सोचने वाले हैं ये बहुत कम होंगे, या तो सोचेंगे तो बहुत हिचकिचाएंगे। दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया, और उनको पता था कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ तभी होगा जब पॉपुलेशन स्किल्ड होगा, क्योंकि और लोगों में माने हर लोगों में जो है आगे बढ़ने की हंगर होगी। टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करने के लिए जरूरी है कि करंट टेक्नोलॉजी के नॉलेज अगर होगा करंट टेक्नोलॉजी का, तब आप टेक्नोलॉजी में जो है आगे बढ़िएगा। डिमांड रैपिडली चेंज हो रहा है, ये उनको मालूम था, शेख राशिद को ये सब मालूम था कि डिमांड जो है रैपिडली चेंज हो रहा है। आज जो टेक्नोलॉजी है वो अगले साल नहीं होगी, अगले साल उसके विपरीत होगी, पूरे डिफरेंट होगी। तो ये सब जो है शेख राशिद को मालूम था, और इस रेस में आगे रहने के लिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी स्किल सीखने में उनको हंगर था, वो हंगर थे। उस समय उनको नए टेक्नोलॉजी में सीखने के लिए काफी इंटरेस्ट था उस चीज में। उन्होंने रनवे बनवाया, और उस समय पाकिस्तान एयरलाइन बहुत बड़ी बन गई थी। उस समय जो है पाकिस्तान की जो एयरलाइन थी वो बहुत बड़ी बन गई थी। इस चीज को शेख राशिद जो है वो दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे, क्योंकि दुबई की जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और मल्टीपल रनवे बनवाए। ये जो रनवे बनवाए इससे एक फायदा हुआ कि जितनी भी एयरलाइंस थी, जैसे सिंगापुर एयरलाइन, एयर इंडिया, मलेशिया एयरलाइन, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली जो फ्लाइट थी, ये एक जो है दुबई उन लोगों का रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। लेकिन बात यही पे खत्म नहीं हुई, लेकिन शेख राशिद ने ये पूरे बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करने, दुबई में इसको पूरे बिजनेस जितना भी पाकिस्तान का एयरलाइंस था ये सबको दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे। 1985 में जो है एक नया टर्निंग पॉइंट आया,
उन्होंने जो है एयरलाइन की शुरुआत की और उस एयरलाइन का नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके इसके उन्होंने ज़्यादा पैसे को देकर पाकिस्तान की जितनी भी एरोप्लेन थी उसको जो है जिसको जो है उन्होंने खरीद कर जो है दुबई में मंगा लिया और धीरे धीरे पाकिस्तान की जितनी भी बिजनेस थी उसको जो है दुबई में डाइवर्ट कर लिया। एयर एमिरेट्स जो भी एयरलाइंस के बहुत पीछे, मतलब विश्व की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको जो है एयर एमिरेट्स जो है वो पीछे कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो है कोई भी प्लेन आता था तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको कोई भी टैक्स नहीं लगता था, इंपोर्टेंट ड्यूटी, मैन्युफैक्चर कॉस्ट, ये सब कुछ नहीं लगता था। और वहीं बाकी जो जितने भी देश थे उस समय जितने भी देश थे वो सब, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो लोगों से टैक्स लेती थी और जो जो मतलब जो खर्चा होता था वो अपनी जेब से ना देकर उन्हीं लोग से दिलवाती थी। इसलिए एयर एमिरेट्स जो है वो दुनिया के हर देश को छोड़कर और विश्व का नंबर वन जो है वो जो है विश्व का नंबर वन एयरलाइन बन गया। देखिए आप अगर दुबई में गए होंगे तो एक चीज आपने बहुत ज्यादा नोटिस की होगी कि वहां पे जो है बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत रिलीजन के लोग रहते हैं और बहुत अलग अलग धर्मों को फॉलो भी करते हैं। और ये जो है यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये धर्म के लोग नहीं रह सकते, ये धर्म के लोग नहीं रह सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुबई को ऐसा बनाया गया है कि हर कंट्री के लोग वहां पे आसानी से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। एक बार आए तो दुबई को ऐसा बनाया गया है कि जो मान लीजिए एक बार गया दुबई में तो उसको बार बार आने का मन करे, जिससे दुबई जो है और प्रॉफिट कमाए। और ये सोच जो है हम दुबई के अंदर देखते हैं वो सोच शेख राशिद की है। वो सब जितना भी डेवलपमेंट है सब शेख राशिद ने किया था। जब दुनिया भर में जो सीप है वो दुबई के अंदर आ रही थी तब उनको शेख राशिद को एक बात का मालूम था कि वहां से अगर सीप आ रही है तो लोग भी आ रहे होंगे सीप में जो है। तो वहां से जो है वो क्या किए कि वो सोचे कि अगर लोग आ रहे होंगे तो हमको जो है लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना होगा, तभी वो बार बार दुबई में आना शुरू करेंगे। इसलिए बाकी नेबरिंग कंट्री थी उनको छोड़कर उन्होंने काफी ओपन माइंडेड रहने का सोचा और ओपन माइंडेड रेस्ट्रिक्शन फ्री कर दिए दुबई को। ये जो थिंकिंग है उनके बेटे ने भी आगे चल के वही अपनाई और उसी चीज का विकास किया। देखते देखते पोर्ट्स और ट्रेड की वजह से दुबई में आने वाले लोग जो है वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ से शेख राशिद ने सोचा कि जो लोग आ रहे हैं उनको और फैसिलिटी दे दी जाए ताकि वो दुबई के अंदर रुके। तो और यहीं से दुबई जो है टूरिस्ट प्लेस बनने की ओर उसका जो है मुहिम चालू हुआ। तो जो चीज एक पोर्ट से शुरू हुई थी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है बढ़ने लगी। दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल बिल्डिंग बनवा रहे थे। दुबई जो है अपने अंदर जो है दुबई के अंदर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े होटल बन रहे थे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर वो अग्रसरित हो रहा था। तो दुबई में उस टाइम पर बहुत सारे लग्जरियस होटल बनाए गए और इसके साथ जो है दुबई का होटल सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी से बूम करने लगा। बहुत ज़्यादा तेजी से जो है होटल सेक्टर उनका बूम करने लगा। अभी तक दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के जो है थ्रू दुबई में आ रहे थे। लेकिन 1999 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग टूरिज्म के लिए दुबई में आए और दुबई और प्रोग्रेस करे। लेकिन तब पर भी लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन होटल और बहुत फैसिलिटी होने के बाद भी जो है लोग नहीं आ रहे थे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर जो है एक चीज और जोड़ी, वो था ग्लैमर जोड़ा। अपने टूरिज्म के अंदर जो है एक चीज जोड़ी जो कि ग्लैमर था। जो भी चीजें दुनिया के अंदर फेमस थी, पॉपुलर थी, उनको बड़े स्केल पर जो है दुबई में लाया गया, दुबई के अंदर बनाया गया उसको। और 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस समय का जो है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था जिसको एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनवाया गया था। इससे पहले कि ये होटल कंप्लीट हो पाता 1999 में जो ही है हमारे जो है शेख राशिद की डेथ हो जाती है। इसके बाद उनके मरने के बाद जो है ये उनके बेटे जो है शेख मोहम्मद बिन राशिद जो है दुबई के किंग बनते हैं और यूएई के जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह उन्होंने अपने फादर के सपने को जो है और तेजी से बढ़वाया और जो बुर्ज अल अरब होटल था उसको जो है 1 दिसंबर 1999 को जो है कंप्लीट करवाया। ये दुनिया का उस वक्त का सबसे लग्जरियस होटल था और एक्सपेंसिव होटल में शामिल था। और ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल था उस पार्टिकुलर टाइम का। और अभी भी जो है इस पार्टिकुलर टाइम में भी जो है अभी तक 7 स्टार होटल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उस होटल गेस्ट के लिए प्राइवेट बीच, उनका खुद का हेलीपैड बनवाया गया था। इस तरह की बिल्डिंग दुबई में दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। किंग शेख मोहम्मद जो है वो डेनिल बर्न हिल के जो है बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर थे, बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे। तो उन्होंने, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो है डेनियल जो थे, डेनिल क्या थे? डेनिल जो है एक अमेरिकन
आर्किटेक्चर थे जो कि जो है जिन्होंने मॉडर्न शिकागो का जो है डिजाइन किया था, मॉडर्न शिकागो जो है डिजाइन किया था उन्होंने। इनका मानना था कि अगर किसी भी कंट्री को अगर दुनिया के अंदर अपना रौब जमाना है तो मेडिकल प्रोजेक्ट से तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मेडिकल प्रोजेक्ट से उनका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इससे उस कंट्री को ना कोई पूछेगा, ना कोई उस पर ध्यान देगा, ना उसकी कोई ग्रोथ होगी। इसलिए कोई भी सिटी को आगे रहने के लिए तो बड़े गेंट प्रोजेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और किसी सोच के साथ दुबई को बड़े गेंट प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ना होगा। मतलब दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको जो है दुबई में लाया गया। इसके गेंट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि बड़े बड़े गेंट प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ना होगा। मतलब कि बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड के एक्सपेंसिव चीज हैं उनको लेके आगे बढ़ना। बड़े बड़े होटल बनवाए गए दुबई में, 7 स्टार होटल आप देखें कि अल अरब बनवाया गया दुबई में। तो रेत में जहां एक कमरा बनवाना बहुत मुश्किल होता है वहां दुनिया भर के आर्किटेक्चर को बुलाया गया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की लाइन लगवा दी गई। समुद्र के अंदर मिट्टी भर के वहां पे पूरी सिटी के अंदर ये सिर्फ एक सपना था जो कि सोचा जा सकता था, लेकिन उसको जो है शेख राशिद ने कंप्लीट करवा कर दिखा दिया। इसका पूरा क्रेडिट जो है हमारे शेख राशिद को जाता है। जहां दुबई में बहुत चीज बनवाना मुश्किल था वहां, लेकिन दुबई में जो है रेत पे ही समुद्र में रेत डाला गया और वहां पे मल्टीपल आइलैंड बनवाए गए। जब ये सारी चीजें बन रही थी तब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी और होती कोई भी चीज को बनवाने के लिए आप घर बनवाते हैं तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, तो पानी की जरूरत बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके लिए ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगवाया गया। उन्होंने समुद्र का जो पानी था उसको पीने लायक कर दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। जो पोर्ट्स थे उन तो पहले से ही टैक्स फ्री कर दिया गया था। अब उन्होंने ये जो नए बने थे शेख मोहम्मद, इन्होंने क्या किया कि टैक्स पूरे देश के टैक्स को फ्री कर दिया। इन्होंने पूरी कंट्री को ही टैक्स को फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन या आम आदमी जो कि है उसको भी इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। आम आदमी और बिजनेसमैन मन से टैक्स लेने के लिए जो उनसे जो है टैक्स लेने के पैसे को जो है जो अलग अलग देश जो है ये टैक्स के पैसे को अपने डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो ऑयल एक्सपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म का जो फंड आता था उससे वो लोग अपने पैसे को निकाल लेते थे, जिसकी वजह से दुनिया भर के रिच लोग जो है उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को जो है वो दुबई में शिफ्ट कर लिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो दुबई में आकर शिफ्ट हो गए। अब हम लोग बात करने वाले सिटीजनशिप इन दुबई के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से दुबई में बाहर से काफ़ी लोग आ रहे थे। दुबई में 35 लाख लोग रहते हैं, जिसमें इमेराटी जो हैं, जो दुबई के परमानेंट मेंबर हैं, वो केवल मात्र सिर्फ 3 लाख है 35 लाख में से। अब अब भले ही दुबई में बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन दुबई किसी बाहर वाले को जो है अपनी सिटीजनशिप नहीं देता है। इसका मेन रीज़न है, दुबई के जो सिटीजनशिप होते हैं वो सिर्फ अभी वही होते हैं जो कि 1925 से पहले जो है दुबई में रहते थे, उनको जो है दुबई सिटीजनशिप देता है और सिटीजनशिप उनके पास पहले से होता है। या फिर जिनके माता पिता जो है इमाराती हैं, मतलब दुबई का जो खानदान है उस खानदान से बिलोंग करते हैं। इमाराती मतलब यूएई के सिटीजन। इनके रूल के हिसाब से ऐसा लगता है कि इमाराती से शादी करके आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब कोई आदमी है वो अगर इमाराती के साथ शादी करेगा तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आपको ऐसा लगता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो है वो इमाराती के साथ शादी करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ फीमेल को ही मिल सकता है। वो भी बहुत सारा उस पर कंडीशन लगा हुआ है कि फीमेल को मिलने के लिए उसको जो है बहुत सारा कंडीशन का सामना करना होगा। सिर्फ वही फीमेल को मिल सकता है जो शादी के 7 साल बाद, मतलब कोई ऐसी फीमेल जो कि इमाराती से शादी कर ली हो तो उसको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है, इफ कंडीशन कि उसका जो शादी का साल है, शादी के 7 साल बाद और एक बच्चा उसके पास होना चाहिए, तब उसको 7 साल के बाद जो है उसको सर्टिफिकेट मतलब सिटीजनशिप मिल सकती है। और इन केस अगर उसके पास बच्चा नहीं है तो जो है 10 साल के बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगी। और मेल के लिए शादी से सिटीजनशिप लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है एक तरीका जिससे बाहर के लोगों को भी सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर कोई दुबई के बाहर का साइंटिस्ट, डॉक्टर या आर्टिस्ट है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और उनको इंटरनेशनल अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है, तब उनको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। या वो बड़े रेप्यूटेड इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के प्रोजेक्ट में, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं उनको जो है ये इन्वेस्टर मतलब उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। और जितने भी होंगे ये सब डॉक्टर होंगे, फिर आर्टिस्ट होंगे, या जो भी जितने होंगे रेप्यूटेड मैन या इन्वेस्टर होंगे, ये सब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उस केस में दुबई जो है सिटीजनशिप दे देता है बाहर वाले लोगों को भी, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं मिलता है। किसी को वोटिंग का राइट जो है नहीं मिलेगा।
और दुबई की जो सिटीजनशिप है उससे बहुत ज़्यादा फायदा है। दुबई की जो सिटीजनशिप है उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि फ्री में एजुकेशन मिलेगा, फ्री में हेल्थ केयर मिलेगा, हाउसिंग अलाउंस मिलेगा। अगर इनकेस आपके पास कोई आप के पास इनकेस कि आपके पास पैसे नहीं है घर में रहने के लिए, तो आपको जो है लिविंग अलाउंस का पुष्ट मिलेगा। फिर इससे भी और ज़्यादा चीज़ें जो है मिलती हैं। एक तरह की मंथली इनकम होती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हर महीने आपको 1,50,000 रुपए का जो है टॉपअप मिलेगा। अगर जमीन नहीं है तो आप जो है सरकार से ट्राई कर सकते हैं, गवर्नमेंट से बोल के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमको ज़मीन चाहिए, और आपको शायद ज़मीन मिल भी सकती है। और काफ़ी सारी सिटीज और जॉब में प्रेफरेंस मिलती है। जो सिटीजनशिप होते हैं, सिटीजनशिप एमआरआईटी होते हैं, उनको दुबई में काफ़ी सारी जॉब में जो है वो प्रेफरेंस मिलती है। तो एक एमआरआईटी जो है वो पैदा होते ही जो है वो मिलीनियर बन जाता है, और उसके पास मिलीनियर वो रोल्स रॉयस, बुकाटी ये सब रखने लगता है, क्योंकि वो मिलीनियर जहाँ पैदा होता है एमिराटी, दुबई का जो परमानेंट जो होता है वो पैदा जहाँ होता है बस वो मिलीनियर बन जाता है। ये सारी फैसिलिटी इसलिए भी दी जाती हैं ताकि दुबई के जो सिटीजन लोग हैं वो खुश रहें, और सिटीजन खुश नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी पे बात उठने लगती है। इसलिए जो है वो लोग को सिटीजनशिप वो लोग को बचपन से मिलीनियर बना दिया जाता है। 2011 में पूरे मिडिल ईस्ट में जो है डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन दुबई में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है कि क्योंकि दुबई के सिटीजनशिप इस पर्टिकुलर सिस्टम को चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। अगर ये चेंज कर देंगे तब प्रोटेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग चेंज ही नहीं किए उस चीज़ को। प्रॉब्लम अब देखिए, हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम इन दुबई में प्रॉब्लम क्या है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, दुबई एक एटोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है। दुबई एक एटोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है, जहां उसके सिटीजन तो बहुत खुश से रहते हैं, लेकिन हर किसी के जो दुबई की जर्नी है, यात्रा है, वो अच्छी नहीं रहती। हर कोई दुबई जाता है तो वो अच्छे से नहीं जा पाता है, और उनकी यात्रा जो है अच्छे से नहीं रहती है। जितना कम टाइम में दुबई बना है, उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स लगे हैं, और ये सारे वर्कर्स दुबई के सिटीजन नहीं है, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपींस से आते हैं। ये सब जितने भी हैं, बांग्लादेश, फिलिपींस, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब से आते हैं। इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, और इनको पे भी कम किया जाता है। और जो है और केसेस में एम्प्लॉय जो होते हैं वो इनको सिचुएशन में उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो इनसे काम को, जिसे कोई कंपनी में सुपरवाइजर होता है, वैसे ही यहाँ पे जो है एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय जो है वो ये लोग का पूरा मतलब इन लोग से काम करवाते हैं कि ऐसा करना है आपको, ऐसा करना है आपको। तो ये क्या करते हैं कि इनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। सुपरवाइजर लोग जितने भी होते हैं वो इनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो दुबई में और गल्फ के बाकी देशों में जब फॉरेन वर्कर्स काम करते हैं तो वो सीधे काम नहीं करते, सीधे काम करने तो आते नहीं है, सीधे काम नहीं करते हैं वो। उनको जो है बुलाया जाता है, वो एक और वो सिस्टम का नाम कफाला सिस्टम भी है। कफाला सिस्टम, हम लोग कफाला सिस्टम के नाम से उसको जानते हैं। सबसे फेमस नेम है कफाला। तो कफाला के बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस चीज़ के बारे में। इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट दुबई के एम्प्लॉय को परमिशन देती है कि बाहर से वर्कर ला सकें, बाहर से वर्कर आप जो है लाइए, बाहर से वर्कर आप ला सके, क्या लाइए आप। इस परमिशन से बाद एम्प्लॉय जो है बाहर से वर्कर लेके आते हैं, और टिकट के पैसे दे देते हैं, देकर बुलाया जाता है उनको, ट्रेन के टिकट के पैसे देकर, जैसे प्लेन की टिकट के पैसे देकर, और रहने के लिए जगह दी जाती है और सैलरी देते हैं। ये जो कफाला सिस्टम है, इसके थ्रू जो बाहर से वर्कर आते हैं दुबई में काम करने के लिए उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छा नहीं होता है। और जो रहने वाला एम्प्लॉय, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कफाला सिस्टम है, इसके अंदर के जो मतलब जो बाहर से वर्कर आते हैं दुबई में काम करने के लिए, वो इनका एम्प्लॉयमेंट और जो रहने वाला उसका वीजा होता है, ये दोनों लिंक होता है एक दूसरे से, ये दोनों लिंक होता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की वजह बाहर से जो वर्कर आते हैं उनकी जो लीगल स्टेटस होती है वो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होती है। बेसिकली इनका पावर एम्प्लॉय के हाथ में होता है, जो इनको लेके आता है, और हाथ में होता है, और ये उन्हीं के पास चला जाता है। और वही एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम की, क्योंकि जो बाहर से एम्प्लॉय को वीजा स्पॉन्सर करके बुलाते हैं, और अगर वो जो वर्कर जो जिनको बुलाया जाता है वीजा स्पॉन्सर करके, जो एम्प्लॉय लोग बुलाते हैं, वो जो वर्कर हैं अगर काम को छोड़ना चाहें तो उसके लिए जो है एम्प्लॉय की मंजूरी जो है वो लेनी पड़ती है। लेकिन एम्प्लॉय लोग जो है कुछ हट के होते हैं, हट के किस्म के, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बदमाश होते हैं।
वो नहीं देते हैं। तो इसका इसका इफेक्ट जो है हमारे वर्कर पर पड़ता है। जैसे पहले के ज़माने में इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि इंडिया में भी लोग जो है वो फिलीपींस में जाके जो है जो इंग्लैंड में आए थे शासन करने के लिए, तो वो लोग भी जो है इस चीज़ को करते थे। तो एक बाहर से आया हुआ वर्कर के लिए बिना परमिशन के वर्क पैलेस छोड़ना जो है एक क्राइम है। अगर वो छोड़ देता है बिना ऑर्डर के, जो है बिना ऑर्डर के वो छोड़ देता है इस क्राइम को, तो एक क्राइम है जिसके लिए उसको जो है सजा भी हो सकती है। वेस्टर्न इंडिया में काफिला जो कफाला सिस्टम है, वेस्टर्न इंडिया में, हमारे देश के वेस्टर्न इंडिया में जो कफाला सिस्टम है उसको मॉडर्न स्लेवरी के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे हो मॉडर्न स्लेवरी क्या है, तो इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, तब तक के लिए बने रहिए। इस सिस्टम में कुछ एम्प्लॉय वर्कर का पासपोर्ट, वीजा और फोन जो है रख लेते हैं। ये जो वर्कर हैं वो ओवर क्राउडेड की डोम्स में रहते हैं। ओवर क्राउडेड की डोम्स में रहते हैं मतलब कुछ केसेस में इनसे गलत तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, और साइन करवा लिया गया, और उसके बाद क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज, दुबई की लैंग्वेज तो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इंडिया से हैं, फिलीपींस से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो वो कैसे समझेंगे पाकिस्तान के, तो उर्दू में थोड़े लिखा रहता है, वो दुबई की एक अलग भाषा है अपनी, तो वो उसमें लिखा रहता है। तो और केसेस में जो उनको पासपोर्ट जो है वो यूज किए हुए एम्प्लॉय को जो है, वो जो एम्प्लॉय आ जाते हैं जिन उस पासपोर्ट से जिनको बुलाया जाता है, वो पासपोर्ट को जो है एम्प्लॉय जो वर्कर का जो पासपोर्ट होता है वो एम्प्लॉय जो उसको कंट्रोल करता है, सुपरवाइजर, वो बेच देता है उसको। तो 2014 में ह्यूमन राइट वॉच के एक रिपोर्ट आई थी 2014 में। तो एक रिपोर्ट में जिसमें यूएई में अब्यूज फेस करने वाली वोमेन वर्कर के एग्जैक्ट सिचुएशन को बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि फीमेल को उनके एम्प्लॉय ने फिजिकली एब्यूज किया, उनको उनकी वेजेस नहीं देते थे, उनको उनकी फैमिली मेंबर से बात नहीं करने देते थे, और फिर उनको दिन में जो है 20-20 घंटे काम करने के लिए बोलते थे, और सिर्फ 4 घंटे वो लोग सोते थे, और खाना भी कम देते थे उन लोगों को, और छुट्टी भी नहीं दिया जाता था। साथ में ऐसी कोई भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर नहीं था जहां वो संपर्क करके उस चीज की कंप्लेन कर सके। कोई जैसे इंडिया में होता है ना, वैसे दुबई में नहीं होता है। वह जो वर्कर होती है फीमेल वर्कर के पास वैसा नंबर भी नहीं होता है कि वो किसी के पास जाके संपर्क कर सके वही नंबर पे। जब इन सारी चीजों को बहुत क्रिटिसाइज हो गया, तो 2017 में यूएई ने न्यू वर्कर प्रोटेक्शन लॉ को जो है वो पारित किया, लेकर आया, और काफी हद तक जो है चीजें सुधर गई, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आगे चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन 2014 में जब दी ग्रेड वन की रिपोर्ट आई, जिसमें जो है बताया गया कि दुबई एक्सपोज जो चल रहा था, जिसमें वर्कर के जो पासपोर्ट थे वो दुबई जो 2022 में जो वर्कर थे उनके पासपोर्ट फिर से जो है छीन लिए गए, और लेबर लॉ जो है फॉलो नहीं किया गया, और जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाए गए, लेकिन इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो दुबई है, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे, इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर दिए वो। तो देखिए यहाँ पर मेल सिटीजन को लेके जो है सब रूल सही है, लेकिन फीमेल सिटीजन के लिए रूल जो है अभी तक बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही कड़े, और बहुत हैं जो है इनका जो दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल जो हैं 2018 में उनकी जो बेटी हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल की उनकी बेटी प्रिंसेस लतीफ़ा जो है वो दुबई से भाग के दमन के रास्ते जो है गोवा पहुंची, और उनको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनको पकड़ा। 2018 में जो दुबई के रूलर की बेटी हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, शेख मोहम्मद जी के बारे में, उनकी जो बेटी हैं वो, जिनको हम लोग प्रिंसेस लतीफ़ा के नाम से जानते हैं, दुबई से भाग गई, दुबई से भाग गई, वुमेन के सहारे जो है वो गोवा पहुंच गई। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया, और उन्होंने बताया कि उनके जो फादर हैं वो और उनको जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते हैं, और उनको जो है पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बात की, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्स ने उन्हें जो है प्राइवेट जेट से फिर से जो है दुबई के लिए रवाना कर दिया। एंड 2021 में भी एक ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने एक बार फिर जो है सेक्रेटली एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड करके बताया कि उनके पिता जो है उनको बंदी बना के रखे हैं, और उनकी जान को जो है 2021 में ये वीडियो बना था कि 2021 में उनकी जान को जो है वो खतरा है। एंड और इनकी जो इसी तरह जो जून 2019 में जो है मिस हाया बिन अल हुसैन जो दुबई के रूलर की वाइफ हैं, वो अपने दोनों बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई, उन्हें वहां पे शरण दे दी गई। इसी तरह प्रिंसेस लतीफ़ा की जो सिस्टर है प्रिंसेस शम्सा, उन्होंने जुलाई 2000 आज से मतलब यही 23 साल पहले जो है, हाँ आज से 23 साल पहले जो है जुलाई 2000 में वैकेशन मनाते वो गायब हो गई, और लंदन में जो है रहने लगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद उनको किडनैप करके प्राइवेट जेट से जो है दुबई लाया गया, और 2020 में
2020 में जो है जो यूके की कोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट ने उनको बताया कि उनके वो जो किडनैपिंग हुई थी वो उनके पिताजी ने करवाई थी। और देखिए दुबई में दिखने में एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन अभी भी वहां पे जो है ऑथोरिटी और कंजर्वेटिव का राज है, बहुत सारा राज है कंजर्वेटिव का। ऑथोरिटी और कंजर्वेटिव वहां पे क्लियर नहीं है अभी तक। और दुबई में सारे फ्रंट पे जो प्रोग्रेस करी है, दुबई में इतने फ्रंट पे प्रोग्रेस करी है, लेकिन कई सारे ऐसे भी फ्रंट हैं जो अभी पीछे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये तो है कि एक बड़े मेट्रोपॉलिटी में जो है इस दुबई को जो है कन्वर्ट कर दिया गया। एक रेत के पूरा डेजर्ट से जो है एक स्मार्ट सिटी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहीं पे खत्म होता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।